हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं और बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप बोर्ड्स के लिए एमसीक्यू या रीजन असर्शन क्वेश्चन देख रहे हो। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करने चाहिए। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो वन शॉट देख लो, या फिर आता है तो फास्ट रिवीजन के लिए 30 मिनट्स या 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख लो। और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, और हमारा यूट्यूब पर दूसरा चैनल है धैर्य अकेडमी के नाम से, जहाँ पर जेई नीट का कंटेंट आएगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फायदेमंद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो फ्रैक्शनल। ऐसा नहीं है, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ऑर्डर हो सकता है। मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात सही है कि मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वो मीनिंग रखता है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल नहीं है, थियोरेटिकल कंसेप्ट होता है ये, है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल रेट डाटा वर ऑब्टेन फॉर अ रिएक्शन कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, जैसे ए बी दे रखा है तो आप लोग इसका रेट क्या लिख दोगे? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ भी अभी, है ना। तो अब आपको सारे के सारे डाटा दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो है उसमें रेट क्या है? 1.89 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर के ए की कंसनट्रेशन कितनी है? 3.0 इंटू 10⁻। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेना चाहिए सो दैट कि हमारे पास एक जगह बने और मैं आपको ज़्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा सकूँ। बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में नहीं आने चाहिए, ये सरासर पाप किया जा रहा है ना। मुश्किल मतलब कैलकुलेशन थोड़ी रहती है। 10⁻⁻2 और बी, अच्छा इसकी ए है, ए की कंसनट्रेशन आप लोगों ने लिख दी यहाँ से देख के, और उसकी पावर आप लोगों ने अल्फा कर दी। अब बी लिखोगे तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻2, और इसकी पावर आप लोगों ने बीटा कर दिया। आप अगर अल्फा बीटा में आपको कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए एक्स वाई भी मान सकते हो कि चलो यार ए की पावर में बोल देता हूँ एक्स और बी की पावर में बोल देता हूँ वाई, इधर एक्स और ये वाई। चलो अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी रखी है? 1.89 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहाँ से के, और ये क्या हो जाएगा? 3.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर एक्स, और यहाँ पर 4.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर वाई। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 7.56 इंटू 10⁻⁻4 इजक्वल टू के, और यहाँ पर क्या है? 6.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर एक्स, 4.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर वाई। तो ये अलग अलग इक्वेशन है। अब आपको ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, यानी कि आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर निकालना है दूसरे वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कहाँ पे वो कैंसिल हो सकता है। तो अगर मुझे बी वाले को कैंसिल करना है तो बी सेम है थर्ड में और सेकंड में, तो ऑपरेशन लगाओगे आप 3/2। थर्ड क्या है? 7.56 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 1.89 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के। यहाँ पर क्या है? 6.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर एक्स, 4.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर वाई, डिवाइडेड बाई के 3.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर एक्स बाय में 4.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर वाई। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा? ये क्या बचेगा? 2 की पावर एक्स बचेगा, है ना। और ये लगभग जाएगा 4 पे, 4 पे, है ना। 4 को अगर मैं लिख सकता हूँ तो 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर एक्स, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 2, है ना। बेस सेम है तो पावर देखी जाएगी, x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 2। अब आप दूसरा क्वेश्चन सोल्व दूसरे के लिए जाओगे। अब आपको b देखना है, तो b देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि a कैसे हो सकता है, ठीक है। अब a सेम है 2 में और फर्स्ट में, तो आप ऑपरेशन लगाओगे 2/1। वैसे तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि यहाँ पर रेट फिक्स है, रेट चेंज नहीं हो रहा है, तो जीरो ऑर्डर आएगा, बट फिर भी ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए एक बार कर लो। सेकंड को मैं लिख देता हूँ 1.89 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के 3.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर एक्स, इधर 4.0 इंटू 10⁻⁻2 की पावर वाई, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1
1.9 इंटू 10 की पावर -2 नहीं है, -4 है, और यह आ जाएगा के 3.0 इंटू 10 की पावर -2 की पावर x, 4.0 इंटू 10 की पावर -2 की पावर y। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में ये 4.0 नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में ये 2.0 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 की पावर आएगा y, बट यहाँ पर आ गया 1 को अगर लिखना चाहो बेस सेम बनाने के लिए 2 की पावर 0 लिख सकते हो, और 2 की पावर y है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप देखो यार, आपने a की पावर को x माना था, तो यहाँ से क्या बन रहा है भाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a की पावर x थी, x के लिए 2 आया है, और b की पावर आपने y मानी थी, और y इक्वल टू 0 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज 4 फोल्ड्स। अब ये भी इतना इजी नहीं है, एंड द रेट बिकम 16 टाइम्स इन इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए, जैसे R1 है, R1 क्या है, के a की पावर आपने x मान लिया। अब R2 क्या है, सेकेंड रेट क्या है, कि जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ a को 4 टाइम्स इंक्रीज किया, 4a की पावर आप x कर दोगे, तो R2 क्या हो गया, जो R2 है वो 16 टाइम्स है ऑफ R1 की, ये लिखा गया ना, अगर आप ध्यान से फोकस करो, द रेट बिकम 16 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ठीक है भाई, तो R2 बाय R1 कर दो, R2 क्या है 16 R1 के 4 a की पावर x, और R1 क्या है, R1 तो R1 ही है, और k a की पावर x है ना, k से k कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 की पावर x, R1 से R1 कैंसिल, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से x के लिए ऑर्डर हमारा आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, फॉर द रिएक्शन a प्लस 2b गिव c प्लस d द रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ आपको कैसे दिया गया है, ऐसे r इक्वल टू के a b की पावर 2, द कंसंट्रेशन ऑफ a इज केप्ट कांस्टेंट वाइल दैट ऑफ b इज डबल। a की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया और b की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन विल, देखिए a की कंसंट्रेशन को, देखिए यहाँ पर r इक्वल टू क्या है, के a और b की पावर 2, a की कंसंट्रेशन को फिक्स रख के जो न्यू रेट आएगी, के a को फिक्स रखो और b को कर दो डबल, 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 के a और b की पावर 2। अगर आप इसको और इसको ध्यान से कंपेयर करो तो इसको 4 टाइम्स हो चुका, 4 टाइम्स को हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 3a गिव्स 2b रेट ऑफ रिएक्शन प्लस db बाई dt इज इक्वल टू, अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगर यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे, -1/3 da बाय dt इज इक्वल टू +1/2 db बाय dt। अब ये आपको बोल रहा है प्लस db बाई dt को निकालने को बोल रहा है ना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b ही है db बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को तो ले जाओगे, ये हो जाएगा -2/3 da बाय dt, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलो। द रेट ऑफ रिएक्शन a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू के ए बी, बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी। देखो यार, a और b दोनों की पावर नहीं दे रखी, इट मीन्स हम 1 मानेंगे। अगर एक b को एक्सेस में दे रखा है तो b से फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। याद रखिए, जो भी आपको एक्सेस में लिया जाता है उसकी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिर्फ a प्रभावित करेगा, और a की पावर है 1, तो इसकी वजह से इसका जो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन a प्लस 2b गिव्स ab टू, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a। देखिए यहाँ से अगर आप रेट लिखने लगो, के a की पावर क्या लिखोगे 2, b की पावर क्या लिखी गई है 0। वट विल बी द चेंज इन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल एंड b इज हाफ्ड। तो b के रिस्पेक्ट में तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला वैसे, है ना। अगर मैं न्यू रेट को यहाँ से लिखना चाहूँगा, न्यू रेट को कैसे लिखा जाएगा, न्यू रेट के a की कंसंट्रेशन को डबल किया है 2a का स्क्वायर, और b को हाफ किया गया है, हाफ b इसकी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 के a की पावर 2 और ये b की पावर 0 है, वैसे वो 1 हो जाएगा अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये 4 टाइम्स हो चुका है, तो क्या लिख दोगे आप लोग, इंक्रीजेज 4 टाइम्स। आगे मूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, येस इट्स ट्रू।
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स दोनों के लिए लगता है। फॉर अ कम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग, ये बात सही है। मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, है ना, क्योंकि वो तो एक्सप्लेन की जाती है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिकुलरिटी को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, लिंक नहीं बना रही हैं, तो हम यूज़ करेंगे बी। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस आर ऑलवेज सेम, ऐसा तो मैंने नहीं सुना कभी कि ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। कंप्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये बात सही है। पहले वाली बात गलत है, एलिमेंट ऑर्डर मोलिकुलरिटी हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा डिफरेंट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, एक आध केस में सेम भी हो सकते हैं, जनरली डिफरेंट होते हैं। तो पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है, और ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द इनिशियल, ये तो अभी सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर थे उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज 1.5, यानी कि आपको ए नोट दे रखा है कितना, 1.5, एंड आफ्टर 120 सेकेंड 120 टाइम दिया गया है। ए कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस ए इज दिस, ए की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम जो है वो है 0.75, है ना। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो ऑर्डर का अगर मैं फॉर्मूला करूँ ये होता है आर नोट बाई 2k या फिर ए नोट बाई 2k, आई थिंक यही होता है रेट कांस्टेंट इफ इट फॉलो। अच्छा वो टी हाफ लिख दिया मैंने, इसका के टी क्या होगा, टी होता है ए नोट माइनस ए बाई के, और अगर के निकालना है तो ए नोट माइनस ए बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.75 बाई टाइम, टाइम कितना है बेटा 120, तो जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो लगभग इतना आने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन द टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। देखो यार, अगर कभी भी जीरो ऑर्डर के लिए आपसे टी हाफ पूछा जाए, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है वैसे फॉर जीरो ऑर्डर, आर नोट बाय 2k, ये फॉर्मूला होता है। तो आर नोट को जैसे जैसे चेंज करते हो ना, तो वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाता है। इनका तो डायरेक्ट ही है ना रिलेशन, रेट कांस्टेंट का और इसका तो चलो फिर भी आप कह सकते हो कि इन्वर्स है, इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो होगा क्या, देखिए आपसे पूछा गया इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन द टाइम टेकन, अगर कंसंट्रेशन को 1/4 कर दिया तो उसका टी हाफ भी 1/4 हो जाएगा, रिड्यूस टू 1/4। आगे है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइप ए gives zero order reaction of the type A gives product, the rate equation may be expressed as, कैसे एक्सप्रेस करते हो भैया, T इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाई के, या फिर उसको चेंज कर सकते हो आप लोग, लिख सकते हो के आर नोट की जगह लिख सकते हो ए नोट माइनस ए बाई टी, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर वर्सेज टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे कि प्लीज़ केमिकल काइनेटिक्स के सारे ग्राफ अच्छे से देख लेना, ठीक है। एल एन वाले के लिए फॉर्मूला ये रहता है, एल एन आर इज इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस के टी, किसके अकॉर्डिंग बनते हैं ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग बनता है। वाई पे क्या है, एल एन आर है, ठीक है, और एक्स पे क्या है, इन्होंने रखा है टी को, टाइम को, ठीक है, और ये रहेगा, ये हमारा सी है दैट इज इंटरसेप्ट, ये हमारे पास एल एन आर नोट है, और स्लोप क्या होगा यहाँ से, स्लोप होता है एम, स्लोप क्या रहेगा माइनस के। अगला है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल। हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का अगर रिलेशन बढ़िया है तो भैया वो जीरो ऑर्डर के लिए होता है, इस बात को याद रखो। हाफ लाइफ भी डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है, मतलब किसकी बात की जा रही है, जीरो ऑर्डर की। आगे मूव करते हैं, विच रेडिएक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर लाइफ। अच्छा, रेडिएक्टिव डीके जैसे शब्द आने लगे, तो रेडिएक्टिव वर्ड आने लगे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात होती है हमेशा। रेडिएक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ, ठीक है। दो आइसोटोप हैं, एक है हमारे पास O15, एक है हमारे पास O19। इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है O15 का 5.63 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड, और इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको 2.38 इंटू 10 की पावर -2 पर सेकेंड। अब देखो समझने वाली बात क्या है, सीन क्या बनता है,
हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ इज 0.693 बाय के, है ना। अब जिसका किसकी लाइफ ज़्यादा होगी, जिसका के कम हो, और के किसका कम है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये कम है, एक्चुअल में ये कम है, इसकी पावर -3 है, इसकी पावर -2 है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इसकी कम है, तो इसका टी हाफ जो है वो ज़्यादा होने वाला है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा बड़ी होगी। आगे है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शंस आर सेम। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी होती हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, और रेट कांस्टेंट के लिए जीरो ऑर्डर की यूनिट भी यही बनती है, तो सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बात सही है ना। तो यहाँ से बाकी मुझे लिंक नहीं बन रहा, कैसे इनका आपस में लिंक बन रहा है, बट ए लिख लो। ठीक है ना भाई, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हो, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, ऐसे करके निकाला जाता है ना। अब क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तभी तो यहाँ पे जीरो पुट किया, और जब जीरो पुट करा तभी तो वो यूनिट सेम बनी रेट ऑफ रिएक्शन की, दैट्स वाई रिलेशन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ, बाकी बी भी करोगे, मुझे लगता है बी भी ज़्यादा सही होता है इसका। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यस, हाफ लाइफ क्या होता है, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज डबल्ड। देखिए ऐसा नहीं है, अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है हाफ लाइफ भी डबल हो रही है, जीरो ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑर्डर में तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बाय के। अच्छा, कभी भी अगर आपको टी हाफ का और कंसंट्रेशन का रिलेशन देखना हो ना, तो होता है ए की पावर 1 - n। टी हाफ कब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए, बाकी सबका तो इनवर्स रिलेशन बनता चला जाता है फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करता, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस होती है जिसमें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन गलत है, देन वी यूज सी। आगे हम करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। तो क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो तो आर्हेनियस इक्वेशन का, एलन के इजकल टू एलन ए माइनस ई ए आर टी, यही फॉर्मूला होता है। तो ये है वाई, ये है एम एक्स, और ये है सी, है ना। तो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या बनेगा, इंटरसेप्ट बनेगा एलन ए, और स्लोप क्या बनेगा -e/r, ये बनेगा, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2 H nu gives 2HCl। देखो यार, अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट दिया है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की आती है। बाकी आपको एक टेबल से दी होगी, एनसीईआरटी में भी गिवन है और नोट्स में भी मैंने दे रखी है कि अलग अलग ऑर्डर की एग्जाम्पल वो थोड़े से याद रख लेना। बट आप देखोगे जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तभी तो वो उनका जो रेट होता है रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, तो हो जाएगा द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है भाई, R0/2 के। अगला है हाइड्रोलिसिस एन एस्टर ऑफ एन एस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यस, अगर आप एस्टर लो, जैसे ये है CH3 COO C2H5, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, इसमें पानी डाल के ब्रेक डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 COOH एंड प्लस में C2H5OH। कम टू द पॉइंट, पॉइंट ये है कि अगर आप इसका रेट लिखने लगोगे, रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा सिर्फ एस्टर पे, किस पे डिपेंड नहीं करता है, वाटर पे डिपेंड नहीं करता, कोई वाटर बहुत लार्ज अमाउंट में होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती है। तो यही है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सही बात है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेंस नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग, इसी वजह से तो ऐसा हुआ है, दोनों बातें सही हैं और आपस में रिलेटेड भी हैं, तो हम यूज़ करेंगे ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को ही वो लोअर डाउन करता है। अगला है अ बायोकेमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ओके, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतनी है। इफ द सेम रिएक्शन इज नाउ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम देन द EA फॉर द रिएक्शन विल बी। देखिए एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, है ना। अगर एंजाइम आ गया तो वो क्या करेगा, जो कैटलिस्ट करते हैं, कैटलिस्ट भी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, बाकी यार EA की तो बात ही नहीं की गई है, देन द EA ऑफ द
रिएक्शन विल बी, डाटा इनसफिशिएंट आएगा इधर, ई ए कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड। अगर वो बोल देते कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती क्या हो जाती भाई, इससे फास्टर स्पीड में होने लग जाती है ना। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव्स ए बी टू, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए इज टू, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो। ए के रिस्पेक्ट में आई थिंक ये हम कर चुके हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ बेटा सारे के सारे एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से रिसेंट में बने हुए हैं और लगभग हर एक कंसेप्ट को टच किया जाता है। स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा एग्जाम्पल एक बार देख लेना, और इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने की। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।